So, bete, dear children, once again, very good morning to all, and rather welcome you all in this class today. Let us begin our discussion ahead with the next topics. Last time we completed with the different practical units for our length and some other units we were talking about, beta. Now, beta, let us furthermore beta talk in terms of some more related practical units beta, or in practical units के regarding beta we may be having some units of time and some other units we may be talking about beta. इन टाइम के यूनिट्स के अकॉर्डिंगली बेटा मेरे पास सबसे पहले बात आ जाती है बेटा सोलर डे. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सोलर डे बेटा? जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा. जब भी हम सोलर डे की बात करते हैं वी से दैट इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट बेटा. अर्थ जिस भी ऑर्बिट में सन के अबाउट बेटे रिवॉल्व कर रही है, राइट बेटा, वी विल से दैट कि ये आपका जो सोलर डे है उस ऑर्बिट में एक पूरे का पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के टाइम को आप सोलर डे बोल देते हो बेटा. मैं रिपीट करूंगा बेटे वंस अगेन, इसको आप अपने ऑर्डिनरी डे के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज नथिंग बट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट. लेट मी राइट फर्स्ट बेटा. सोलर डे जो है it is defined as the time taken by the earth to complete one revolution around the earth beta. One revolution around the sun, sorry, not earth, around the sun in its orbit beta, in its orbit. आप जानते हैं अर्थ जो है ये बेटा इमेजिन कर लीजिए सन है. अर्थ सन के राउंड अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट में बेटे रिवॉल्व करता है दिस वे. दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट. और सन जो है बेटा इट इज पॉसिबली एट द फोकस. किसी केस में ये आपका जो सन है ये फोकस पे होगा बेटे इस एलिप्टिकल पाथ के, एलिप्टिकल ऑर्बिट के बेटा. वी विल से दैट आपका जो अर्थ है ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जितना भी टाइम लेगा दैट टाइम वी विल बी कॉलिंग एज बेटा सोलर डे. और आप लोग जानते हैं अर्थ अपने बेटे ऑर्बिट में एक पूरा चक्कर काटने के लिए 365 डेज ले लेता है. अगर हम बेटे लीप ईयर को भी कंसिडर कर लें तो आप इसको बेटे 365.25 डेज बोल सकते हैं. सो आपका बेटा जो सोलर डे है देन दिस इज इक्वल टू 365.25 ऑर्डिनरी डेज. ऑर्डिनरी डेज आपके बेटे अर्थ के अपने एक्सिस के राउंड अबाउट मोशन की वजह से बनते हैं. तो आपके पास ये वन सोलर आपका जो ईयर है, सॉरी मैं आई थिंक उल्टा ले गया बेटा, यहाँ पे सोलर डे नहीं सोलर ईयर चाहिए था, मुझे बड़ा यूनिट चाहिए था. दिस बेटे इसको थोड़ा कर लीजिएगा. सोलर ईयर आई वाज टू राइट बेटा, सपोज टू राइट, बट मेरे से गलती से सोलर डे लिखा गया. आप यहाँ पे भी सोलर ईयर कर लीजिए. सो इन दिस मैनर बेटा आपका जो सोलर ईयर है ये ऑर्डिनरी 365.25 डेज के बराबर आपका टाइम इंटरवल हो जाएगा. मैं बेटे रिपीट करूंगा एक बार इसको, देन आई विल प्रोसीड अहेड विद द डिस्कशन. आपका अर्थ, ये आपके अर्थ के लिए डॉट बनाया था मैंने, दिस इज योर अर्थ बेटा. ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है. सन एलिप्टिकल ऑर्बिट के सेंटर पे है. अर्थ ने कितना टाइम लिया इस ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए? इसको सोलर ईयर बोलते हैं बेटा. और आपका सोलर ईयर
ऑर्डिनरी डेज अगर आप ले लो 365 आ जाएंगे। अगर आप वो लीप ईयर को बेटे डिवाइड कर लो, उसका भी एवरेज ले लो, तो ये 0.25 के बराबर आप एडिशन करके 365.25 डेज इसको बेटे बोल सकते हो। देन बेटा एक ये हमारा बहुत बड़े टाइम का यूनिट था, इसको हम बेटे अपनी जो बहुत ज़्यादा बड़ी टाइम की कैलकुलेशंस हैं उनमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट कीप वन थिंग इन माइंड दैट बेटा ये आपका ऐसा यूनिट नहीं है, ना ही ये स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको हम बेटे जब हमने बहुत बड़े बड़े टाइम इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करना हो तब हम इसको यूज कर लिया करते हैं, अदरवाइज इट इज नेवर पुट टू यूज बेटा। इसके साथ मिलता जुलता बेटे एक हमारे पास और ऐसा ही बेटे यूनिट है, दैट इज माय सेकंड पार्ट बेटा, दिस इज बेटे ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मंथ आपका जो अर्थ है, जैसे ये सन के राउंड अबाउट ऑर्बिटिंग कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से मून भी अर्थ के राउंड अबाउट जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब आप इमेजिन कर लीजिए जैसे अर्थ आपका रिवॉल्व कर रहा था वैसे ही मून जब अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व करेगा, मून अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा, दैट वी विल बी कॉलिंग एज बेटे लूनर मंथ बेटा। अगर मैं इसको एग्जैक्टली साइंटिफिकली स्टेटमेंट पार्ट की बात करूं बेटा, आई कैन से दैट इट इज द टाइम टेकन बाय द मून to complete 1 revolution around the earth बेटे। So let me write first, it is defined as the time taken by the moon to complete 1 revolution around the earth बेटे। और बेटे याद रखिए हमेशा ये जो आपका ल्यूनर मंथ है अर्थ के ऑर्डिनरी 27.3 डेज के बराबर होता है। 1 लूनर मंथ, दिस इज बेटा 27.3 ऑर्डिनरी डेज के बराबर होता है। आप लोग अपने बेटा डेली लाइफ में, डेली रूटीन में प्रैक्टिकली भी देखते हो, फुल मून से लेकर जब आपका बेटे बिल्कुल मून जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, ये टाइम इंटरवल लगभग इतने डेज का बनता है। इसी चीज को बेटे आप अपना लूनर मंथ बोल देते हैं। आप जब भी अब नेक्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन देखें, वो डेट नोट कर लीजिए कि किस दिन आपका फुल मून है, एंड देन नोट कर लीजिए कि किस दिन आपका जो मून है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, तो यू विल ऑब्वियसली कम टू दिस पर्टिकुलर मैथमेटिकल फिगर बेटा। इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन एक हमारे पास बहुत ही छोटा यूनिट है, दैट इज 1 शेक। दिस इज प्रोबेबली 10⁻⁸ सेकेंड्स बेटा। आप बहुत बड़े बड़े टाइम इंटरवल्स की टर्म्स में आप सोलर ईयर, लूनर मंथ वगैरह यूज कर लेते हो। कई बार बेटे आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे न्यूट्रॉन्स वगैरह हैं, इनका बेटे एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, वहां पे हमें बेटे टाइम इंटरवल्स बड़े छोटे छोटे रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं। सो उनके लिए 1 शेक, दिस इज 10⁻⁸ सेकेंड्स बेटा। इस चीज को भी अपने माइंड में रखिए, ये आपका बड़ा छोटा सा यूनिट है बेटा टाइम का। तो ये आई होप बेटा, देखिए हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स अपने डिस्टेंस के लिए भी लास्ट टाइम कंप्लीट किए, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हमने मासेस के लिए भी कंप्लीट किए थे लास्ट टाइम। वी टॉक्ड अबाउट एरिया वगैरह भी थोड़ा बहुत हमने लिखा था, और कुछ ओल्ड सिस्टम में से भी हमने यूनिट्स को लिखा था, एंड दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू द टाइम। मैं डियर चिल्ड्रन फिर से रिपीट करूंगा, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है, दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स। इनका स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। बट बेटा जब भी आपको बहुत बड़े या बहुत ही ज्यादा छोटे जो इंटरवल्स हैं, मे बी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो आपकी, उनके अकॉर्डिंगली आप इन यूनिट्स को यूज कर सकते हो। सो इसके बाद बेटे मेरे पास एक बड़ा और इंपॉर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज डियर चिल्ड्रन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आइए इस बात के ऊपर भी डिस्कशन करें कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है बेटा, ये
क्या होता है और हम कैसे इसको बेटा डिस्कस कर सकते हैं। सो वी हैव ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेटे जो है ये बेसिकली बेटे आपको नियरेस्ट पावर ऑफ 10 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू की, उसके बारे में इंडिकेट कर देता है कि जो भी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिया है उसका नियरेस्ट 10 का पावर कितना है। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं बेटा, आई कैन से दैट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेटा of a number is the power of 10 of a number is defined as the power of 10। कौन से 10 की पावर बेटे? पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू दैट नंबर बेटे, पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू दैट नंबर बेटा। जिस नंबर की आप बात कर रहे हो आप उसको 10 की कौन सी क्लोजेस्ट पावर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो पावर को बेटे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, 10 को नहीं साथ में। मैं आपको और इलेबोरेट कर देता हूं। इस बेटे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए मैं इमेजिन कर लेता हूं बेटा कि लेट द नंबर दिस इज इक्वल टू कैपिटल N। हमने N नंबर मान लिया, कोई भी हो सकता है बेटे आपका नंबर N। और बेटे इमेजिन कर लीजिए लेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू X बेटा। X आपका जो 10 की पावर हमने बोला था, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेटा। तो अगर ऐसा हो तो आपके पास एक बेटे कंडीशन रहता है, दैट इज मैं इफ आपको ये विजिबल है तो इस साइड पे थोड़ा लिखता हूं बेटा। So we will be saying that 0.5 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 0.5 से कम नहीं पड़ना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू n अपॉन 10 रेज़ पर x बेटा। और ये किसी भी केस में 5 से ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। इसको मैं अगर रेक्टिफाई कर दूं, रिपीट कर दूं, रिपील कर दूं रादर, this is 0.5 लेस देन और इक्वल टू n इंटू 10 रेज़ पर माइनस x हो गया, लेस देन और इक्वल टू 5। आप नंबर को अपने 10 की कौन सी पावर्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट x जो है इसको बेटे आप अपना जो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है आप बोल सकते हो। तो आई वुड अदरवाइज एडवाइस कि हम इसको ना लिखें, इससे फिर ये नेगेटिव टर्म जब आएगा हमें कंफ्यूजन बढ़ेगा। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको करके दिखा देता हूं बेटा। जैसे मान लीजिए नंबर n जो है आपके पास 0.0 और कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 0 और 5 ही मान लीजिए, चलिए ये नंबर है। अब इस नंबर की बेटे ध्यान से देखिए, ये 0.5 से काफी ज्यादा छोटा है। ये कंडीशन हमें कहती है आपका नंबर 0.5 से लेकर 5 के बीच में कुछ भी आप रख सकते हो। तो इस नंबर को बेटे मैं रीराइट कर लेता हूं। आई कैन राइट इट एज 0.5, यहां पे मैं पॉइंट को ले गया, 10 रेज़ पर -2 बन गया बेटा। और ये जो -2 है बेटा आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हुआ वो -2 हो जाएगा बेटे। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस केस में बेटे आपके पास, जिसको आप x बोलते थे ना, दिस इज -2 बेटा। ये पावर, ये जो पावर है इसी को बच्चों आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है ये बोलोगे बेटा। सो डियर ऑल, तो मैं बेटे अगर बात करूं आगे फर्दर, मैं एक दो और एग्जांपल्स लेकर फिर आपसे बात करता हूं, उससे आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो बेटे ये वाला पार्ट रब कर दूं मैं, जिस तरफ मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यस बेटा, बेटा ये वाला पार्ट रब कर दूं अगर आपका ये नोटेड है, स्टेटमेंट वाला पार्ट बेटे। डियर चिल्ड्रन, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, नाइस, सो नाइस ऑफ यू। आइए बेटा मैं एक दो एग्जांपल्स बेटे और कर देता हूं, फिर आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर हम कैलकुलेट कैसे किया करते हैं।
मेरे पास बेटे नेक्स्ट एग्जांपल है 0.49 में ले लेता हूं, अब थोड़ा सा हमारा डिफरेंट हो जाएगा। 0.49 आप देखिए 0.49 आपका 0.5 से छोटा नंबर है। इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट करके लिखूंगा कि ये 5.5 से छोटा ना रहे और 5 से बड़ा भी ना हो। सो आई मे राइट दिस एज बेटा 4.9 इंटू 10⁻⁻1। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं तो ये तो 0.5 से छोटा है, ये हमारा काम नहीं करेगा। और अगर मैं 49 लिख देता हूं तो दैट विल बी मोर देन 5, दैट विल आल्सो नॉट बी वर्किंग वेल। सो डियर चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है दिस इज -1 बेटा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है देन बेटा दिस इज x, ये -1 बन गया। इस पावर को आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेटा बोला करते हो। सो डियर चिल्ड्रन, इन दिस वे आप अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है इसको वर्कआउट कर सकते हो, देख सकते हो, निकाल सकते हो। लेट मी स्टिल कम अप विद अनदर एग्जांपल बेटा। थर्ड एग्जांपल है, से इट इज 0.6। मान लीजिए 0.6 को बड़े ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी 0.5 से बड़ा है और 5 से कम है। तो इसको बेटे लिखने का तरीका फिर मेरे पास क्या होगा, नियरेस्ट 10 की पावर्स में 0.6 इंटू 10 पर मैं 0 लिख लूंगा बेटा। और आपका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू बेटा x एंड इट विल बी इक्वल टू 0 बेटा। सो ये तरीका है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स को बेटा वर्कआउट करने का। मैं और एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले आपसे बात करूंगा कि सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है या कोई और पॉइंट्स को रिपीट करने की जरूरत है। हर गुण बेटा, हर गुण, बाकी स्टूडेंट्स तो दे आर यस सर, हमिंग अप, इट क्लियर मींस है। पता चल गया है सबको। हर गुण, यस सर। आपकी आवाज बेटे थोड़ी कम आ रही है, यस सर। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं? नो सर, सब क्लियर है। ओके नाइस बेटे, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ लिखता हूं एग्जांपल्स, आप उनको सॉल्व करो, मैं भी करूंगा, देन वी विल बी मैचिंग अवर आंसर्स बेटा। सो लेट अस प्रोसीड विद फ्यू मोर एग्जांपल्स। दो तीन चलिए मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझा दिया है, देन लेट अस कंसंट्रेट फर्दर अपॉन फ्यू मोर एग्जांपल्स बेटा। 0.6 के बाद बेटे फोर्थ है, दिस इज 12। आप इसको सामने सामने करके लिखते चले जाइए। 12 के बाद आपके पास 499 एंड देन 499 के बाद स्टिल आई हैव कंप्लीटली 500 लेट मी हैव एन अदर एग्जांपल 9163। कोई भी नंबर मैंने रैंडमली लिख दिया बेटा। इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप 1 मिनट आपको दिया, निकालिए। आई विल आल्सो बी वर्किंग आउट, देन वी विल मैच अवर आंसर्स। नो नीड टू राइट योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ द मैसेज, आप अपना सिंपली कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो अगेन कीप इनटू माइंड दैट आपका जो रिजल्ट है वो 0.5 से बच्चों कम नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वो आपका जो है 5 से ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस आल्सो बेटा। इसको मैं 12 को लिखूंगा 1.2 10⁻1 और आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है दिस इज x बोला था आपने, ये बेटा बन गया 1 के बराबर आपको मिल गया। आप अपने आंसर साथ साथ कंपेयर करते चले जाएंगे। देन दिस इज 499, इसको मैं 4.99 10⁻2 लिखूंगा बेटा। अगर मैं 0.499 लिख देता हूं तो वो 0.5 से छोटा हो जाता है और अदरवाइज फिर वो बड़ा भी हो जाएगा। देन अवर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड x आपने बोला था दिस इज इक्वल टू 2। देन बेटे डियर चिल्ड्रन 500 देखिए दिस इज अ लिटिल बिट बेटा डिफरेंट केस। आपका ये ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 0.500 10⁻3। अगर आप ऐसे लिखोगे तो 0.5 से कम तो नहीं ना हुआ ये बेटा, और साथ ही साथ 5 से ज्यादा भी नहीं है। सो वी कैन से दैट order of magnitude in this case x is equal to 3 beta, and
लास्ट वाला, इसका ऑर्डर आप बता दीजिए, 1 2 3 4 5। यस बेटा, लास्ट वाले केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड आंसर। यस बेटे, डियर चिल्ड्रन, लास्ट केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फ्रॉम योर साइड, एनी स्टूडेंट कैन स्पीक। 0। नहीं पुत्र, नहीं नहीं नंदनी। हाँ जी बेटे बोलिए। इट इज सर 4 4 4 आना चाहिए बेटे, वेरी गुड। 3 नहीं 4 आ जाना चाहिए ना। आप देखो इसको ऐसे लिखो बच्चों, 0.9163 बेटा। तो ये देखो आपका 0.5 से छोटा नहीं रहा, 5 से बड़ा भी नहीं हुआ बेटा। सो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड x आपने बोला था, दिस इज 4। एक बात आपको और जरूरी बता दूं, जरूरी नहीं कि आपने x लिखना है, आप जैसे लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। राइट बेटा, मे आई एक्सपेक्ट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटे अब? ठीक है बेटे, वेरी गुड। तो इसके साथ बेटे अब मैं हमारे जो कुछ ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स हैं इनडायरेक्ट डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए बेटा, मैं उन मेथड्स के बारे में बेटा जो है अब अपना जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो स्टार्ट करूंगा। उसके बाद वी विल बी कमिंग अप ऑन टू द केस ऑफ अवर डायमेंशंस बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन some of the methods to find out the distances between. We may have beta triangulation method first beta. We have beta indirect methods to calculate direct or indirect distances बेटा। कुछ मेथड्स की बात करेंगे जिनके साथ आप बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्टेंसेस को कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। अब बेटे ऑब्वियसली आता है कि डायरेक्ट डिस्टेंसेस कौन से हैं या इनडायरेक्ट डिस्टेंसेस कौन से हैं। डायरेक्ट को आप असेसिबल और इनअसेसिबल भी कह सकते हो बेटा। आप जहाँ पे भी बैठ के पढ़ रहे हो, अपना क्लास लगा रहे हो, आप अपने अगर बाहर देखो तो आई विश कि आपको कोई ट्री दिख जाए, आप उसकी ट्री की जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर रूट्स हैं वहाँ से लेकर उसके टॉप तक का डिस्टेंस जो है वो आप बेटे विद दी हेल्प ऑफ द मेजरिंग टेप नहीं कर सकते। आपको कोई टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, कोई मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा, कोई साइंटिफिक वे यूज़ करना पड़ेगा। और बेटे आप और उस केस में एक और काम कर सकते हो कि अगर आप लोगों को बेटे वो जो ट्री है आपकी डायरेक्ट रीच में नहीं भी है तो भी हम बेटा हमें कुछ जो है उस केस में उसको वी वर टू टॉक अबाउट असेसिबल और इनअसेसिबल डिस्टेंसेस की बेटे हम बात कर रहे थे। इमेजिन कर लीजिए बेटे मेरे पास एक ये डिस्टेंट ट्री है, जैसे मैं बात कर रहा था, दिस इज द डिस्टेंट ट्री एंड इस डिस्टेंट ट्री का आपको हाइट का जो है ये असेसमेंट करना है, हाइट निकालना है रादर। और आपने इसकी हाइट को बेटे h बोल दिया। इमेजिन कर लीजिए दिस इज हाइट h और यहाँ पे आप बेटे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है O बेटे, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री बेटा, और हाइट आप निकालना चाहते हो। दिया, इज इट ऑल क्लियर बेटा? दिया, ओके। आप इस ट्री के टॉप से इस पॉइंट O को बेटा ज्वाइन कर दीजिए इन दिस मैनर, और ये एंगल आपका जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा एंगल कहलाएगा। ये O पॉइंट से लेकर फुट ऑफ द ट्री तक का जो डिस्टेंस है आई मे कॉल दिस डिस्टेंस एज बेटा x। ये जो मेथड है बेटा
इसको हम बोलेंगे बेटे ट्रैंगुलेशन मेथड। ट्रैंगुलेशन मेथड बेटा, इसमें आपने टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा वर्कआउट किया, निकाला। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा h अपॉन x होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा। दिस इज परपेंडिकुलर divided by the base of the triangle. So tangent of angle theta, परपेंडिकुलर आपका h है, बेस आपका x है, h इज इक्वल टू x tan थीटा बेटा। तो ये आपका जो बेटे x है, आप फुट ऑफ द ट्री से लेकर अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ए मेजरिंग टेप वर्कआउट कर सकते हो। दिस इज योर डायरेक्टली असेसिबल ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैं कह रहा था आप इस केस में इसको ये असेसिबल ऑब्जेक्ट है आपका। असेसिबल का मतलब है कि जिसका डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग टेप बेटा। सो आप x जो है दैट कैन बी मेजर्ड विद ए मेजरिंग टेप, विद ए मेजरिंग टेप बेटा। और अगर आप मेजरिंग टेप से x को मेजर कर लोगे तो थीटा की वैल्यू आपको नोन होगी। आप एंगल ऑफ एलिवेशन बेटे जो है इसको भी मेजर कर लीजिए। वी हैव ए डिवाइस विद अस, लेट मी टॉक अबाउट दैट आल्सो विद इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट बेटा। एंगल थीटा जो है दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके लिए आप बेटा सेक्सटेंट नाम का एक डिवाइस होता है, आपकी लेबोरेटरी में पड़ा है बेटा। व्हेन यू विल बी विजिटिंग और कमिंग टू स्कूल आई कैन शो यू। ये डिवाइस के साथ आप बेटे एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी ट्री का, किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो है वो निकाल सकते हो। और वंस यू नो दिस एंगल, यू नो दिस वैल्यू ऑफ x बेटा, आपका h जो है ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। सो इन दिस वे आप बेटे अपना जो है डायरेक्टली असेसिबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनका हाइट, इसका अंदाजा लगा सकते हो, इनकी हाइट को आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, अगर समझ आ गया है तो मैं आगे चलूं पुत्र। आई कैन सी, ओके बेटे, ओके ओके गुरसिमरन, हाँ जी बेटे, दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आई होप कि आप साथ साथ काम कर भी रहे हो। इसके बाद बेटे मेरे पास एक बात आ जाती है कि अगर ये मान लीजिए है तो डिस्टेंट ट्री, मैं यहीं पर डायग्राम को थोड़ा बाद में दोबारा रीड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे मान लो आप x को मेजर नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई रिवर है मान लीजिए, और आप रिवर के बैंक पे खड़े हो, ये पानी फ्लो हो रहा है ऐसे। अब आप बेटे रिवर के अंदर जाकर तो ये डिस्टेंस x कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। आई जस्ट मीन टू से दैट कि आप डायरेक्टली इस ट्री को असेस नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको नहीं मेजर कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे, देख तो पा रहे हो रादर इसका डिस्टेंस मेजरमेंट आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इन ऑब्जेक्ट्स को बेटे हम इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस भी रूम में बैठे पढ़ रहे हो, आपके रूम के बाहर एक बेटा मान लो कि कोई रिवर या कोई और ऐसे वाटर बॉडी है, उसके दूसरे एंड पे एक ट्री है। अब आप वाटर बॉडी के बीच में से जाकर वो टेप लेकर मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, तो वहां पे वो आपका बेटे इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी विल हैव टू टैकल दैट सिचुएशन इन द डिफरेंट मैनर बेटा। आइए बेटे देखें इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डील करें, कैसे उनका हाइट निकालेंगे बेटा। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स बेटा। मेथड्स, ट्रायंगुलेशन मेथड रादर, triangulation method for inaccessible ऑब्जेक्ट्स बेटा। जैसे बेटे आप लोगों को मैं बता रहा था
कि ये मान लीजिए कोई ट्री है, ट्री का टॉप फुट से h हाइट तक है, और यहाँ पे आप ये रिवर वगैरह है, आप ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है, आप यहाँ पे थे इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा निकाल लिया, राइट बेटे। ये डिस्टेंस जो है दिस इज अननोन, आप नहीं निकाल पाएंगे इसको। ट्री को आप ए बी बोल दो, ए बी ट्री है आपका, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 1 कह दीजिए, ये मेजरमेंट किया। उसके बाद आप अपना सेक्सटेंट नाम का डिवाइस लेकर थोड़ा सा और आगे निकल गए और पीछे चले गए रादर, और आपने यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्यू पॉइंट पे थीटा 2 निकाल लिया, और ये आपका डिस्टेंस, इसको मैंने अब एक्स बोला है बेटा। ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ए पी बी या ए बी पी, इसमें कॉट थीटा 1 निकाल लीजिए इसका, इट विल बी पी बी अपॉन ए बी, पी बी अपॉन ए बी आ जाएगा बेटा। और ट्रायंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू में कॉट थीटा 2 निकाल लीजिए, इट विल बी बी क्यू अपॉन ए बी आ जाएगा। लेट मी मार्क दीज एज इक्वेशन नंबर्स 1 and 2 बेटा। मैं अब बेटे 2 से अगर 1 को माइनस कर दूं, 2 माइनस 1 कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, इट विल बी इक्वल टू कॉट थीटा 2 कितना था, बी क्यू अपॉन ए बी माइनस पी बी अपॉन ए बी। और राइट साइड पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, ए बी आ गया आपका, दिस इज बी क्यू माइनस बी पी कह देता हूं, बी क्यू ये वाला डिस्टेंस माइनस बी पी ये वाला डिस्टेंस, इनका डिफरेंस एक्स के बराबर आ गया बेटा। एक्स तो आप मेजरिंग टेप से मेजर कर सकती हो ना, दिस इज असेसिबल नाउ, सो दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए बी, आपका एच के बराबर था, आपको एच चाहिए था, इधर आपके पास है कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। सो डियर चिल्ड्रन, आपका जो एच है ये आपको एच यहाँ पे फिर बेटे मिल गया, दिस इज एच, इट इज एक्स अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 बेटा। तो ये आपका बेटे ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द इनडायरेक्ट डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस आप मेजरिंग टेप से निकाल लोगे, और ये ट्री आपको डायरेक्टली असेसिबल नहीं है, बीच में रिवर पड़ता था, आप डायरेक्टली नहीं डिस्टेंस मेजर कर पा रहे थे, आपने पहले यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन नोट किया, फिर यहाँ से किया, एक्स आपको पता है कितना है, और आपको थीटा 1 थीटा 2 भी पता है, आपने अपने डिवाइस के साथ कैलकुलेट कर रखा है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। सो मे आई एक्सपेक्ट सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया बच्चों? यस डियर चिल्ड्रन, ओके बेटा, इसको एक बार थोड़ा सा लिख के जरूर देख लीजिएगा। सो थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल एंड थैंक यू ऑल बेटा।